तो पूरी दुनिया की टेंशन इस वक्त बढ़ी हुई है कि अब आगे क्या होने वाला है। कहा यह जा रहा है कि इजराइल बड़ा हमला करेगा ईरान पर। तो सवाल यह भी है कि क्या इसके बाद ईरान खामोश बैठेगा। कल हमने देखा, कल 2 खेप में पहले 100 मिसाइल, उसके बाद 150 मिसाइल, यानी 250 मिसाइल अब तक ईरान की ओर से दागी जा चुकी है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े, लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है, इजराइल पर हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो इजराइल पर हमले और तेज होंगे। यानी जिस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि अभी तो ये सिर्फ ईरान की तरफ से ट्रेलर है, इसके बाद अभी ईरान और हमले कर सकता है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुका है। हमारे साथ हैं प्रभु दयाल सर, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, सुधीर देवरे सर जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट है, रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला सर हमारे साथ हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु सर हमारे साथ हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ हैं, और अकीब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इजराइल से। अकीब, ये बताइए कि इस वक्त इजराइल में हालात क्या है। ईरान का तो दावा यहां तक है कि उसने मोसाद के हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया। अभी इस वक्त इजराइल में हमें ऐसे बाहर से लग रहा है कि बहुत प्रॉब्लम है और सब कुछ अलग सिचुएशन चालू है, पर इधर अभी सब पूरी तरह से शांति है। सब लोग नॉर्मल टाइम पे उठ के काम पे जा रहे हैं। कोई भी तरह का डर नहीं है आज लोगों में। कल जब बॉम्ब गिर रहे थे, रॉकेट्स आ रहे थे, उस टाइम पे लोगों को लगा कि अभी आप तेल अवीव में हैं? मैं तेल अवीव से 35 किलोमीटर दूर रोशाइन करके एक शहर में हूँ। आपने मिसाइल के धमाकों की आवाज सुनी, आपने सायरन सुना? हाँ। तो क्या अभी भी लोग बंकर में हैं, सेफ जोन में हैं? क्योंकि कल ही खबर आई थी कि अगले आदेश तक नागरिकों से कहा गया है कि आप सेफ जोन में रहें, बंकर में रहें, बाहर ना निकलें। जी, तो कल जब रॉकेट्स आने का जब हमें पता चला, वो एप्लीकेशन पे आता है, बाहर सायरन भी बजता है, उस टाइम पे हम सब आराम से बिल्कुल बिना कोई टेंशन लिए हम अपने बंकर में चले गए। बंकर में खुद को लॉक कर दिया और होम फ्रंट कमांड के अपडेट के लिए हम लोग रुके रहे। उन्होंने कहा कि जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक इधर से बाहर नहीं निकलना है। नॉर्मल तरीके से जो नॉर्मल मिसाइल आते हैं तब 1.5 मिनट के बाद बाहर निकल सकते हैं, पर इधर हमें कहा गया कि हम बाहर निकल ही नहीं सकते जब तक आखिर का आदेश आता है कि हम बाहर निकल सकते हैं। तो तब तक हम लोग लगभग आधे घंटे तक हम लोग अंदर थे बंकर में। कल ये भी खबर आई थी कि इसमें अब साइबर अटैक किया जा रहा। फेक न्यूज अचानक से फ्लोट हुई इजराइल में कि सब कुछ ठीक है, हालात अच्छे हैं, नागरिक बाहर निकल सकते हैं। क्या आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आया था? नहीं, मेरे पास नहीं आया था, पर मेरे दोस्तों के पास आया था। ये कल नहीं आया था, ये 2-3 हफ्ते से आ रहा है। बहुत फेक मैसेजेस आ रहे हैं जिससे आप उन पे क्लिक करते हो तो वो आपके फोन को हैक कर लेते हैं। हाँ। पर इजराइल का साइबर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, उसकी वजह से ये ज्यादा कुछ अगर कोई लिंक पे क्लिक नहीं करता। और इधर के लोग बहुत पढ़े लिखे, उनको पता है कि ऐसे जब कोई लिंक आता है उस पर क्लिक नहीं करना है। उसके वजह से किसी का फोन हैक करना या वैसे करना उनको मुश्किल पड़ता है। ठीक है, आप अकीब हमारे साथ बने रहे। मैं प्रभु दयाल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता दुनिया की ये है कि क्या गल्फ वॉर छिड़ने वाली है जो एक लंबे अरसे तक इस क्षेत्र को जलाएगी। देखिए, मेरा मानना है कि इस वक्त पूरी दुनिया एक बहुत खतरनाक और नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है। आपने अपनी कमेंट्री में कहा कि इम्कान लगाए जा रहे हैं कि क्या तीसरा विश्व युद्ध अब छिड़ गया है। देखिए, ईरान ने ये कहा है, उनके वजीर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने, कि हमने जो अपना एक्शन लेना था वो पूरा हो गया है, हम आगे नहीं लेंगे। अगर इजराइल हम पे अटैक करेगा तब हम जरूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। नाउ, इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो ईरान का अटैक है उसका बदला हम जरूर लेंगे। तो इस वजह से जो हालात पैदा हो रहे हैं वो ये साफ जाहिर करते हैं कि खतरा अभी और बढ़ेगा। अब इस खतरे को कौन रोक सकता? सिर्फ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रोक सकती है, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक स्पेशल सेशन तो कन्वीन करा जा रहा है आज, लेकिन अभी तक जो हमने देखा है वो ये साबित करता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऐसे मसलों को सुलझाने में पूरी तरह से नाकाम है।
क्योंकि वो बटी तो हुई। क्या सुधीर सर, बातचीत की सारी गुंजाइशें खत्म हो चुकी हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये मामला सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच में नहीं है। अब वो देख रहे हैं कि अमेरिका में भी इलेक्शन होने वाले हैं। हाँ, वहाँ पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने जो पोजीशन ईरान के बारे में ली थी, अब उसका भी उनके मन में विचार होगा अभी। तो नेतन्याहू ये भी सोचते होंगे कि अब इस समय अगर वो कुछ ऐसे एक्शन ईरान के खिलाफ ले ले तो उनको उसमें अमेरिका की इलेक्शन पर भी उनका असर पड़ सकता है। और उन्होंने देखा है कि इधर गाजा में उन्होंने जो एक्शन ली उसके बारे में कई देशों ने तो ह्यूमैनिटेरियन क्वेश्चन पे अपना कंसर्न व्यक्त किया, मगर ज्यादा तो कुछ कर नहीं पाए उसमें। तो इसीलिए इजराइल तो जो मन में है उनके वो कर रहे हैं अभी। और उन्होंने हिजबुल्लाह के जो नसरल्लाह को जो मार दिया है उसमें, वो एक्शन इतनी जबरदस्त की है उन्होंने कि उसके नतीजे मिडिल ईस्ट में भी अनेक किस्म के हो गए हैं। मिडिल ईस्ट में भी कई सुन्नी लोग हैं, हाँ। तो उन्होंने तो इसमें खुशी मनाई है। सर यही मैं समझना चाहता हूं कि अगर ईरान पर डायरेक्टली इजराइल कोई बड़ा हमला करता है तो शिया और सुन्नी देशों का रोल मिडिल ईस्ट में क्या होगा? क्या वो तटस्थ बैठेंगे, अपने आप को इस वॉर से अलग रखेंगे, या फिर वो रिएक्ट करेंगे? ये अभी ऐसा है कि दोनों के बीच तो बहुत गंभीर समस्या है, शिया और सुन्नी के बीच। मगर पैलेस्टीन के बारे में जो रवैया इजराइल ने अपनाया है उसके बारे में तो सभी अरब देश एक तरफ है। इसीलिए ये शिया सुन्नी जो उनके जो फर्क है, जो डिफरेंसेस है, ये इजराइल के अभी का जो रवैया है उसमें तो वो नहीं आगे आएंगे, शायद वो अभी वो नीचे रखेंगे इसमें। शरदेंदु सर, हमने देखा कि कल 250 मिसाइलों से अटैक होता है जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जाता है, और बाकायदा ईरान की तरफ से कहा जाता है कि इसमें इमाद है, गदर है, फतेह 2 है। 12 मिनट से भी कम का वक्त लगता है इन मिसाइलों को ईरान से इजराइल में अटैक करने में। और कहा यह भी जा रहा है कि पिछले साल का आंकड़ा 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के पास है। तो क्या जो ईरान कह रहा है कि अभी ये ट्रेलर है, आने वाले कुछ घंटों में ईरान क्या फिर से एक अटैक कर सकता है क्या? देखिए, ईरान ने अपनी स्थिति बिल्कुल क्लियर कर दी है। उसने जो इस तरीके का सैल्वो फायर किया है जिसमें तकरीबन 300 हाइपरसोनिक मिसाइलें और मिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल्स को लॉन्च किया है, ये इसका एक जवाब था जब नसरुल्लाह मारा गया और जिस तरीके से हमास की लीडरशिप को ख़त्म किया गया और जिस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन सदर्न लेबनान में चल रहे थे। तो एक रिस्पॉन्स था। कहीं ना कहीं देखिए, ईरान की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मार्क लग रही थी। अगर वो ये रिस्पॉन्स नहीं देता तो हूतीज, हिजबुल्लाह, हमास और तमाम नॉन स्टेट एक्टर ये क्वेश्चन कर रहे थे कि हम तो पूरी तरीके से युद्ध में लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके का सपोर्ट ईरान से आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है। लिहाजा उनकी स्थिति बहुत ही अजीब सी हो रखी थी, ना चाहते हुए भी ईरान को ये कदम उठाना पड़ा। और साथ में एक सॉलिडारिटी दिखाया ईरान ने कि वो उनके साथ लगातार खड़ा हुआ, उनको मिड सी में नहीं छोड़ा हुआ। लिहाजा इस तरीके के हमले करना इनके लिए बहुत जायज था। और तमाम देखिए, एक तरीके से जो ईरान है एक वीक नेशन की कैटेगरी में जा रहा था अगर वो इस रिस्पॉन्स को नहीं करता। तो जिस तरीके से उसने रिस्पॉन्स किया है, कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि जो थ्रेट एनालिसिस है इजराइल की वो कहीं लैक कर गई। उसने ये नहीं सोचा था कि ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल और इतने डिफरेंट तरीके के मिसाइल को उनके ऊपर लॉन्च करेगा। उनका मेन एयर डिफेंस देखिए आयरन डोम पे डिपेंड करता था। उनके पास हालांकि टियर सिस्टम में एयर डिफेंस है, लेकिन मेजर स्टे उनका आयरन डोम था। और आयरन डोम इस तरीके की मिसाइल यूके देवनाथ सर, इसी अप्रैल में ईरान के द्वारा ड्रोन और मिसाइल अटैक इजराइल पर किया गया था जिसको इजराइल ने नाकाम कर दिया था। क्या इस बार का भी यह हमला पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है जैसा इजराइल बता रहा है? क्योंकि ईरान का तो दावा है कि एयरबेस उड़ा दिया, मोसाद के हेडक्वार्टर को हमने तबाह कर दिया, लेकिन अभी तक इजराइल से ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई। ईरान ने अप्रैल में जो सा हमला किया, उस हमले में उसने दो चीजें सीखी।
एक तो ये थी कि अगर ड्रोन या यूएवी जैसे क्रूज मिसाइल भेजेगा तो उनकी स्पीड होती है 1 घंटे में 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर, तो 2200 किलोमीटर जाने में उनको 1.5 घंटा 2 घंटे का समय मिल रहा था, जिसको कि ज्यादातर यूएस एयरफोर्स और इजरायली एयरफोर्स के फाइटर विमान ने और एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया सऊदी के एयर स्पेस के ऊपर, जॉर्डन के एयर स्पेस के ऊपर। इसीलिए इस बार का जो हमला है उसमें उन्होंने ईरान की जो आईआरजी के टॉप कमांडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि इस बार वो ऐसे सिस्टम्स यूज करेंगे जिनकी गति बहुत ज्यादा हो, हाइपरसोनिक हो। उनकी स्पीड होती है हाइपरसोनिक मिसाइल, जैसे आपने नाम लिया फतह, उसकी स्पीड 1 घंटे में 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, यानी वो 2000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो महज 15 मिनट में या उससे कम में भी कवर कर लेगी। इससे हो क्या गया कि इस बार अप्रैल के हमले के बनिस्बत ज्यादा प्रतिशत वेपन सिस्टम जो है इजराइल की सरजमीन पे जाके फटे। कितने इफेक्टिव हुए हैं, इजराइल दावा कर रहा है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जितने हम सूत्र देख रहे हैं कुछ टेक्टिकल नुकसान हुआ है। और सबसे क्योंकि कल कुछ तस्वीरें सामने आई थी जहां पर हमने देखा था कि मिसाइल के टुकड़े नीचे गिरे हुए हैं, लोग वहां पर मोबाइल से उनकी तस्वीरें बना रहे थे कि स्कूल को नुकसान पहुंचा। इस बीच बड़ी खबर यह है, ईरान के हमले से इजराइल को नुकसान पहुंचा है। नेवातीम एयरबेस पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। ईरान के हमले में यह एयरबेस तबाह हुआ है। नेवातीम एयरबेस पर खड़े थे F-35 जेट्स और ये तबाह हुए हैं। कल ही ईरान ने दावा किया था कि हमने जो ये अटैक किया है 80% हमारे मिसाइल ने टारगेट को अचीव किया है। और ईरान ने कल ये दावा किया था कि इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन इजराइल इसे मानेगा नहीं। हमारे साथ अनुराग अकीब, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या कोई अगला आदेश आया है आप लोगों को कि कब तक सिविलियंस बाहर आ सकते हैं, या फिर अभी भी ये कहा जा रहा है कि आप बंकर में ही रहिए? नहीं, अभी ऐसा कोई आदेश नहीं है। अभी हमें आदेश दिया है कि नॉर्मल जो लाइफ जीना है वही करना है। सब काम पे जा रहे हैं। आज हमारा नया वर्ष शुरू होता है जूश कैलेंडर के हिसाब से, तो आज शाम से हमारे सेलिब्रेशंस होते हैं, तो उसके लिए हम सब करने वाले हैं। और डायरेक्टिव में अप टू 1000 लोग एक साथ में इकट्ठा हो सकते हैं। जिस टाइम पे ये अटैक हो रहा था उस टाइम पे ये सब बंद किया गया था, तो अभी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। और ये जो तबाही के जो वो लोग क्लेम करते हैं वो नहीं सच है। अगर आप मैं आपको बाहर के नज़ारे दिखा सकता हूँ, इधर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सब लोग बिल्कुल ठीक है। सिर्फ एक आदमी अकीब, अगर आप अकीब अभी आप इस वक्त कहां पर हैं? कमरे के अंदर हैं, बंकर के अंदर हैं, कहां पर है आप? कुछ नहीं, मैं नॉर्मल कमरे के अंदर हूं। नॉर्मल कमरे के अंदर घुमा सकता हूं कैमरा। मैं बंकर के अंदर नहीं हूं। बंकर के अंदर नहीं है, नॉर्मल कमरे के अंदर है। आप कह रहे हैं कि सब कुछ वहां पर नॉर्मल रूटीन के हिसाब से चल रहा है, यानी कि सिविलियंस बाहर आ भी रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आज आप लोगों का वर्क डे आज से शुरू होता है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा ईरान की तरफ से बताया जा रहा है कि काफी तबाही हुई है इजराइल में और खास तौर पर राजधानी तेल अवीव में। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। सब बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है और जैसे नॉर्मल वर्किंग डे है वैसा ही है। आज शाम से हमारे सेलिब्रेशन शुरू होने वाले न्यू ईयर के, तो उसके लिए लोग घर में रहेंगे, सिनेगॉग में जाएंगे प्रेयर्स करने के लिए। तो जो है बाहर में डेफिनेटली कैमरा भी घुमा सकते, सब नॉर्मल है। तो अगर आप कैमरा घुमाकर दिखा सकें, अगर बाहर इस वक्त वहां पर कितने बज रहे होंगे अकीब? इस वक्त सुबह के 7:45 हुए हैं। सुबह 7:45। तो आप बाहर की तस्वीर जरा दिखाएं। जी जी, राइट। और इधर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। इधर आप देख सकते हो, इस साइड पे तो सिर्फ बिल्डिंग्स है, घर के दूसरे साइड पे भी है। और आप राजधानी तेल अवीव से 35 किलोमीटर दूर हैं? जी बिल्कुल। हाँ, तो ये आप वहां पर इजरायली मीडिया या फिर न्यूज चैनल्स वहां पर क्या दिखा रहे हैं? खबरें यही है ईरानी अटैक की, या फिर कुछ और खबरें चल रही हैं वहां? ईरान ने अटैक किया और 2 टेररिस्ट अटैक हुए। एक हुआ टेररिस्ट अटैक तेल अवीव में, जिसको एक आम नागरिक ने, जो आम था, जिसके पास वेपन था, उसने अटैकर्स को न्यूट्रलाइज किया। वो एक खबर आ रही है। और दूसरा जो हर्सिलिया में हुआ, उसका अभी तक प्रॉपर क्लियर पिक्चर नहीं आया, बट 2 टेररिस्ट अटैक हुए, उसकी बात चल रही है। पर वो टेररिस्ट अटैक उसी वक्त निपटे गए, क्योंकि जो इधर के आम नागरिक है सब लोग ने आर्मी किया है, उसके वजह से ज्यादातर लोगों के पास वेपन होता है। तो जिस वक्त पे टेररिस्ट अटैक शुरू होता है, कोई आम नागरिक सामने आता है और टेररिस्ट को उसी टाइम पे खत्म कर देता है। जी,
अच्छा, अप्रैल में भी ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया गया था, कहा जा रहा है कि उसी तर्ज पर यह भी अटैक है। उस वक्त भी इजराइल को कुछ खासा नुकसान नहीं पहुंचा था, तो यह भी सेम उसी तरह का अटैक है? जी बिल्कुल, उसी तरह का अटैक है, ज्यादा कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है। और लेकिन जिस एयरबेस की बात की जा रही है अकीब साहब, कि एक एयरबेस तबाह हुआ है, इसके बारे में वहां पर इजरायली मीडिया कुछ कह रही है? नहीं, इजरायली मीडिया कोई एयरबेस के बारे में अभी तक तो मैंने न्यूज पे देखा नहीं है यहाँ पर बेसिकली एक ही आदमी की जान गई है, और वो आदमी वेस्ट बैंक में जेरिको में एक गाजा का रेसिडेंट है, वो एक पैलेस्टीनियन आदमी है। यानी अभी तक कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं है तेल अवीव में? एक भी इजरायली घायल नहीं हुआ है। ज्यादातर इंजरीज क्यों होते हैं कि अगर कोई बंकर की तरफ भाग के जा रहा है, या किसी को एंजाइटी अटैक आता है सायरन सुन के, क्योंकि बहुत ट्रॉमा होता है ये, जब बचपन से सालों तक ये सायरन सुनते हैं और फिर भागना पड़ता है और फिर ये एक्सप्लोजन सुनाई देते हैं, कुछ लोगों को ट्रॉमा होता है तो उनको एंजाइटी अटैक होता है, या बंकर की तरफ भागते हुए जो होता है उतना ही हुआ है। जी अकीब, आप हमारे साथ बने रहे। मैं अनुराग सर आपके पास आ रहा हूं। जी न्यूज़।